हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बैंक सीरीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बारी बारी आपको हर सब्जेक्ट का करा देंगे। तो अभी हम लोग एसएसटी और साइंस का लेके चल रहे हैं। तो आज जो वीडियो अपलोड किए थे बच्चे वो एसएसटी का था, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं वह साइंस का है। तो चलिए बच्चे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और सारे बच्चे इसको याद रखने का कोशिश करिएगा। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी कि एक डायोप्टर कितना होगा, एक डायोप्टर। अब लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछेगा, लेंस की क्षमता का, तो डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को बड़ी मात्रा डी से लिखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होगा। दृष्टि का स्थायित्व कहने का मतलब है कि हम कोई जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे दृष्टि में उसका इमेज कितना देर तक बना रहेगा, तो 1/10 सेकंड। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो सारे बच्चे को याद है कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में यानी दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, और बेलनाकार लेंस अर्थात द्विफोक्सी लेंस जरा दूरदर्शिता में। बच्चे, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आवाज़ में इशू हो सकता है, पर आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के लिए, देखिए अगला क्वेश्चन वही है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है लघु पथन, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो बोला कि लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में अत्यधिक धारा का मान बढ़ जाता है। गोबर गैस, बोला कि गोबर गैस का अन्य नाम क्या है, तो हम बार बार बोले आपको कि गोबर गैस को ही बायोगैस, बायोमास कहते हैं। और इसमें कौन सी गैस होती है मुख्य रूप से, तो मीथेन गैस। प्राकृतिक गैस में भी मीथेन गैस। और आपका ये प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी एक नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय संसाधन है। आपका ये गोबर गैस, बायोमास एक नवीकरणीय संसाधन है। चलिए, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। कैगा कर्नाटक में है, जबकि पोखरन राजस्थान में है। पोखरन राजस्थान में है। और आपका ये सबसे पहला जो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है विद्युत संयंत्र। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित बोले तो उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। चलिए, हजामत बनाने के लिए अर्थात दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, और हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण। डॉक्टर के द्वारा दांत, नाक, कान ये जांच में अवतल दर्पण। चलिए, जबकि पश्च दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण, जो कि हमारे घरों में हम उपयोग जो करते हैं, वे समतल दर्पण है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस आता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस आता है, जबकि जरा दूरदर्शिता में बेलनाकार लेंस आता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 मीटर, 10 मीटर। और ल्यूमेन, ज्योतिफ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश में किरणों के समूह, यानी कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को जो निलंबित मतलब जो उसमें तैरते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोलाइट के कण। कोलाइट का कण का उदाहरण जैसे आपका दूध होगा, कोलाइट का उदाहरण आपका कोलगेट हो जाएगा, कोलाइट का कण आपका पानी हो जाएगा। तो ये सारे कोलाइट कण के उदाहरण हैं,
जिसमें हम पता नहीं कर सकते हैं कण के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा, तो 50 से 100 ओम, और आपको अगर इसी का वैल्यू में कभी कभी तो 10⁻6 ओम याद रखिएगा कि मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 10⁻6 ओम। बोला कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट है, देखिए V बराबर कितना दे दिया 220, और I कितना दे दिया 2 एम्पियर। आपसे पूछा कि बताइए धारा का मान, तो हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ से हमको I निकालना है, अर्थात V बटा आर, तो V हो गया 220, और 220 में आप जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 110, और ओम में आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर 110 ओम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि R ओम के प्रतिरोध को N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो NR। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, NR। आप समांतर क्रम का फार्मूला याद रखिए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। यही श्रेणी क्रम में पूछता तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 17 नंबर कि ओम के नियम के अनुसार, तो बच्चे हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू आर, यही जानते हैं ओम के नियम से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और कार्य ऊर्जा ये सब का मात्रक जूल होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर या डायनेमो। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि धारा मापने वाले यंत्र, तो धारा किससे मापते हैं हम लोग, अमीटर को। अमीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अच्छा, विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। देखिए बच्चे, इतना सारा हम एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको लगता होगा कि सर 80 क्वेश्चन करा रहे हैं, पर इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है, तो दोनों, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, और बैटरी में कौन सा धारा होता है, दिष्ट धारा। तो डायनेमो यानी जनरेटर में दोनों पाया जाता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए, आवेश का मात्रक पूछा, तो आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वाट, धारा का मात्रक एम्पियर, विभव का मात्रक वोल्ट। चलिए अगला नेक्स्ट है 24 नंबर की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किसको बोलेंगे, जो कभी समाप्त नहीं होगा, तो खोजिए इसमें देखिए, कोयला समाप्त होने वाला है, जीवाश्म ईंधन है, अनवीकरणीय हो गया, प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, तो ये भी अनवीकरणीय है। अब ये दोनों में कंफ्यूज है, तो इसमें सबसे अगर करेक्ट आंसर देखा जाए, सौर ऊर्जा एक क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म के सतहों से घिरा होता है, यानी कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं एक प्रिज्म में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में यदि आपसे पूछेगा कौन सी गैस पाई जाती है, तो बच्चे आप दोनों याद रखिए, नाइट्रोजन भी, और ना रहे ऑप्शन में तो आप आर्गन मारिएगा, और बोलेगा कि इसका फिलामेंट जो कि हीट करके जलने लगता है, वह किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। कॉपर का परमाणु संख्या 29, और नाइक्रोम हीटर का तार किसका बनना होता है, नाइक्रोम हीटर का तार किसका बनाता है, नाइक्रोम का। जस्ता की परमाणु संख्या 30, और ये लोहा में जंग लगाने से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। चलिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में
परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी मांसपेशियों को बढ़ा घटाकर द्वारा। अवक्षेपण अभिक्रिया के किस प्रकार का लवण है? तो एक अविलेय लवण है जो घुलेगा नहीं। बेकिंग सोडा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र नहीं पूछा आपसे, रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खोजिए इसमें कहाँ है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH और CO3 हो जाएगा, NaHCO3 तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिए, अगला अयस्क से धातु का निष्कर्षण से जो क्रिया द्वारा निकाला जाता है तो धातु कर्म, जैसे लोहा का महत्वपूर्ण अयस्क आपका हेमेटाइट हो गया, जिंक का जस्ता का आपका हो गया, पारा का हो गया सिनेबार, और कॉपर का होगा क्यूपराइट, इस तरह करके आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम का हो गया बॉक्साइट। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट बोले तो खाद बनता है, तो ये उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, कोई चीज़ बच्चे गलेगा सड़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसमें ऊष्मा निकलेगा, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोन को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो NO2 और O2। कौन सही है? देखिए सही है करके पूछ दिया, तो ये धोबन सोडा का ही इसमें सूत्र खोजना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा जल के 10 अणु होंगे, तो ये 5 वाला तो ऑप्शन कट गया, 7 वाला ऑप्शन कट गया, ये 2 वाला ऑप्शन कट गया, इसमें है 10 अणु। धोबिया सोडा, धोबन सोडा, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। कौन विजातीय है? अच्छा, विजातीय ढूंढने का मतलब हुआ कि 3 एक ऐसा होगा कि कहीं एक तरह का होगा, सेम होगा, और एक होगा जो अलग होगा। तो देखिए चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, तीनों एक ही बात है, तीनों का फार्मूला CaCO3, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हम लोग जानते हैं CaSO4 इंटू ½ H2O। तो ये ½ H2O प्लास्टर ऑफ हड्डी टूटने के बाद आधा हो जाता है, इसमें जल के अणु आधा देना है, जब यही में 2H2 जोड़ देते इसी में तो बन जाता आपका जिप्सन। और जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? 120 डिग्री से गर्म करने पर। मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, हड्डी को प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलिए, कौन सा pH मान एक क्षारक विलयन है? तो क्षारक यानी कि 7 से अधिक होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो अम्लीय हो गया, ये उदासीन को दर्शाया, ये अम्ल को दर्शाया, तो क्षार 13 वाला अर्थात ऑप्शन नंबर डी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर एक वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्लोर क्षार एल्कली अभिक्रिया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। चलिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर? जब अधातु कमरे के ताप पर बोले द्रवावस्था में तो ब्रोमीन हो जाएगा परमाणु संख्या 35, और जब यही धातु बोलता तो पारा हो जाता, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, परमाणु संख्या 80। अयस्क होता है इसका सिनेबार, तांबा का परमाणु संख्या 29 और एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13। सीसा और टीन, याद रहे आप यहाँ कांसा मत मारिएगा, तांबा Cu+An, इसका होता है कांसा, यानी कि तांबा टीन का मिश्रण कांसा होता है, जबकि सीसा टीन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। और हम लोग के घरों में जो सुरक्षा कवच, विद्युत का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो फ्यूज को कहते हैं। और फ्यूज का जो बना होता है तार, ये सीसा और टीन का बना होता है, जिसको सोल्डर बोलते हैं, तो याद रखना है। और एक तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि, चलिए आगे, ये याद नहीं आ रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए इसमें सोडियम नहीं है, सोडियम नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए बच्चे याद आ गया, अर्थात पिताजी से हम ट्रिक बताए थे आपको, पिताजी अर्थात पीतल और तांबा का मिश्रण, पीतल और पिताजी से मतलब पीतल किसका मिश्रण है? ये हुआ बच्चे, याद आया। पीतल जब पूछेगा किसका मिश्रण है तो बोलेंगे कॉपर और जस्ता का, अर्थात तांबा और जस्ता का पीतल। कांसा पूछेगा तो कॉपर टीन, जबकि सोल्डर पूछेगा सीसा टीन। चलिए याद आ गया। 40 नंबर था, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा अबंध होता है? तो ये हो जाएगा, एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई बंध होता है। इथेन के कितने सहसंयोजक का बंध है? तो इसका 7 हो जाएगा। बोला कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्काइन का सूत्र है।
नहीं, एल्काइन का नहीं, एल्केन का सूत्र है और यही यहाँ CnH2n-2 हो जाता तो एल्काइन का हो जाता और CnH2n रहता तो एल्कीन का हो जाता और CnH2n+1 तो एल्काइल का हो जाता। नीला थोथा का या तूतिया का सूत्र पूछा तो CuSO4 × 5H2O। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या 18 होती है। क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षार धातु कहते हैं, जबकि द्वितीय वर्ग के सदस्य को क्षार मृदा धातु कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट बोला तो Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलता तो NaHCO3, जबकि नमक का बोलता सोडियम क्लोराइड तो NaCl। चलिए, सिंगल बॉन्ड CHO किसका क्रियामूलक समूह है? एल्डिहाइड का। सबसे कठोर तत्व कौन है? ये सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिए कि सबसे कठोर तत्व किसे कहा जाता है और अकीर्य तत्व क्या है। अकीर्य जिसका अष्टक पूरा होता है, तो इसमें अकीर्य गैस हीलियम है। और याद रहे, सारे अकीर्य गैस के वायुतम कक्षा भरा होता है, अर्थात 8 होता है वायुतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। एकमात्र ऐसा अकीर्य गैस जिसके वायुतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सोना की परमाणु संख्या 79, कार्बन का 6, हीलियम का 2, हाइड्रोजन का 1। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले तो वो किसके आधार पर सजाया? परमाणु संख्या के आधार पर। हीलियम एक कैसा तत्व है? 51 नंबर क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? को अभी तुरंत बताएं आपको कि हीलियम एक अकीर्य तत्व है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। चलिए, सल्फर का परमाणु संख्या 16, ग्रेफाइट अपरूप है हीरा का, और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं, जबकि आवर्त की संख्या 7 है। उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन विलयन अर्थात 7 के बराबर, अम्लीय विलयन 7 से कम, क्षारीय विलयन 7 से अधिक। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब बनाया था? तो 1970 या 1972, दोनों आप याद रखिए। जबकि बाघ प्रोजेक्ट कब बनाया था? तो 1973 में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के कलिका निकलती है? तो ये मुकुलन में। और शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में। कितना एटीपी? 36 एटीपी। 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म। मनुष्य में वृक्क क्या है? उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग किडनी होता है, जिसको उत्सर्जन में कार्य करता है किडनी का वजन 150 ग्राम, ना कि केजी। सुपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? इनमें सभी क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य प्रकाश। 60 नंबर है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? स्वाभाविक बात है बच्चे, जल से निकलेगा ऑक्सीजन, तो जल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, ये देखिए इसमें एक ही है साइटोकाइनिन, एक पादप हार्मोन जो कि पादप में कोशिका विभाजन का काम करता है। ये गला में थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन, जिसमें आयोडीन की कमी से गलकंट बीमारी या ग्वाइटर बीमारी होता है, जिसको घेघा बोलते हैं। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है, और भी मादा सेक्स हार्मोन। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। 62 नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं। इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिनेप्स कहते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग क्या है? तो नर जन्म पुंकेसर होता है। और अगला द्विखंडन होता है, तो अमीबा में द्विखंडन अलैंगिक जनन होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है? तो अपेंडिक्स। किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो हरे पौधे या घास जो भी हो, सारे हरे पौधे उत्पादक होते हैं, और ये जंगली जानवर आपके उपभोक्ता के श्रेणी में, और हम लोग भी उपभोक्ता के श्रेणी में आएंगे। सारे जीव जंतु के अंतर्गत इंसान आ जाता है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या होता है? यानी कि अपघटित यानी सड़ेगा। पॉलीथीन नहीं सड़ेगा, रबर नहीं सड़ेगा, प्लास्टिक नहीं, तो सूखा घास पत्ता। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। स्त्री केसर में आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। और पौधे का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय वाला भाग। परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है, जो पीले कलर का
होता है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल की संख्या 20 होता है। अभिखंडन से क्या बनता है? तो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात बी और सी। लिंग सूत्र में पूर्ण जोड़ा होता है, तो पूर्ण जोड़ा देखिए XY और होता है XX। XX हो गया स्त्री के लिए, जबकि XY हो गया पुरुष के लिए। तो जोड़ा देखिए सेम ही जोड़ा पाया जाता है कि पूर्ण जोड़ा होता है, यानी एक ही होता है, तो स्त्री में। मानव शरीर में किस सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? तो 23 जोड़ी। संख्या पूछता तो 46, ऑटोसोम बोलता तो 21, पर भाग कितने लेते हैं? एक जोड़ी, अर्थात बोले तो 2। वन पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी में बोला कि हिरन क्या है? तो स्वाभाविक बात है बच्चे, हरे पौधे या घास हमेशा उत्पादक होते हैं, तो वहाँ जब हिरन का चर्चा हुआ तो हिरन घास खाएगी, तो घास खाएगी तो हिरन खाई, तो हिरन उपभोक्ता हो गई। तो केवल पहला बार हिरन खाई तो ये प्रथम हो गई। अब हिरन को आके शेर खा लेगा तो शेर द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए, जो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय भाग। 76 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए, जबकि भोजन अम्ल के लिए आपका फ्लोएम। कौन सा उत्पादक है? देखिए आ गया ना, तो सारे घास हो गया, घास उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे। अब घास को खाया ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को खाया मेढक, मेढक को खाया था सांप, सांप को खाया चील। कौन एक उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी इसमें हमको लगता है कि केचुआ हो जाएगा। चलिए अगला, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, तो फूलों में जनन अंग क्या है? पौधे का फूल है। और कौन एक उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है। सारे बच्चे के लिए इतना मेहनत करते हैं बच्चे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखें। देखिए बच्चे हम क्या आपको कितना करके दिखा रहे हैं। देखिए ये सारा, ये एक एक क्वेश्चन आप देखिए सबको। थैंक यू बच्चे, मन से पढ़िए सारे।